Hello friends, I am Ashish Sharma and I again welcome you to my YouTube channel Ashish Sharma Physics पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट अवेटेड टॉपिक गाउस का नियम। फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गाउस का नियम। देखिए गाउस का नियम क्या करता है, इसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? विद्युत क्षेत्र। इससे पहले भी हमने बात की थी इसके बारे में। गाउस का नियम होता है फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन ऑफ सिग्मा क्यू। जब हमारे पास अलग अलग चार्ज दिए हुए हो Q1, Q2, Q3 ऐसे अलग अलग जब चार्ज हमारे पास दिए हुए होते हैं तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आवेश बहुत अधिक है, जिसे हमने सतत आवेश वितरण भी कहा था। अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऐसी स्थिति में अगर हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए, सतत आवेश वितरण के लिए हमें क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र। तो हम क्या लगाएंगे? गाउस का नियम। यह आसान कर देता है विद्युत क्षेत्र। क्या लगाएंगे हम? गाउस का नियम। गाउस का नियम हमें फ्लक्स बताता है। क्या बताता है? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स के लिए एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डॉट ds। तो यहां से फाई हमें गाउस का नियम बताएगा, और अगर हमारे पास फाई आ गया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजी वे में कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिकली गाउस का नियम काम क्या करता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में काम आता है। कब आता है? जब क्या हो, हमारे पास सतत आवेश वितरण हो। होता क्या है गाउस के नियम में, ये देखेंगे अब हम। गाउस के नियम की बिल्कुल सटीक डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। अभी बताया आपको गाउस का नियम क्या बताता है? विद्युत फ्लक्स। तो निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आयतन में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग अब ये बीजगणितीय योग क्या होता है ये भी बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, सिग्मा क्यू। आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/एप्सिलॉन गुणा होता है। ये आपको बिल्कुल सटीक याद रखना है कि निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, जिसे हम किसे डिनोट करते हैं? फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आयतन में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/एप्सिलॉन गुणा होता है। हमने मान लिया कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स है, कहां पर? अभी हम बात कर रहे हैं कहां? निर्वात में। मान लीजिए फाई है, विद्युत फ्लक्स क्या हमारे पास? फाई। और उस पृष्ठ में ये मान लीजिए हमारे पास कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है, और इसमें जो टोटल आवेश है जिसे हम नेट चार्ज कहते हैं, दैट इज सपोज कीजिए दैट इज Q। देन फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन एंड सिग्मा Q। अब यहां एप्सिलॉन क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। एंड सिग्मा क्यू क्या है? आवेशों का बीजगणितीय योग। देखिए हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब फाई की एक डेफिनेशन और पढ़ी थी हमने, तो फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस, मध्य पृष्ठ का समाकलन, पृष्ठीय समाकलन कहते हैं इसे हम, ई डॉट डीएस. लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. इनके एलएचएस इक्वल है, दैट मीन्स आरएचएस शुड ऑल्सो इक्वल. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get what we get integration of s e dot ds is equals to 1 upon epsilon naught of sigma q. इसे हम क्या कहते हैं, गाउस के नियम का व्यापक रूप. गाउस के नियम का व्यापक रूप. ये तो जब है जब कहा हो निर्वात. अब माध्यम आ गया तो आपको बड़ी सिंपल सी बात मैंने बता रखी है, एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम में. अब आपको कोई ऐसा मीडियम दिया हुआ है जहां आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है उसकी, एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर को हमेशा किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एप्सिलॉन नॉट के साथ. ये बात आप हमेशा याद रखेंगे. देखिए कंसेप्चुअली जितना समझोगे आप उतना अच्छा समझ जाएगा. देन फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर एंड सिग्मा क्यू. इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन. तो फाई ये किसके लिए है, मीडियम माध्यम के लिए, 1 अपॉन एप्सिलॉन एंड सिग्मा क्यू. तो ये क्या आ गया आपके पास, गाउस का नियम. अब इसमें देखिए क्या क्या पॉसिबल है, आप समझिए. यहां क्या है, फ्लक्स. अब फ्लक्स किसी भी पृष्ठ में जो फ्लक्स होता है वो प्रवेशित भी हो सकता है और फ्लक्स कैसा हो सकता है, निर्गत भी. हम यहां बात कर रहे हैं इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स की. इसकी बात कर रहे हैं संबद्ध विद्युत फ्लक्स. ना तो हम ये कहेंगे यहां कि निर्गत विद्युत फ्लक्स और ना ही ये कहेंगे कि प्रवेशित विद्युत फ्लक्स, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिग्मा क्यू की वैल्यू पर. अगर सिग्मा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस क्यू आवेश आ रहा है, नेट आवेश, तो क्या होगा, फ्लक्स निर्गत होगा. पिछले वीडियो में बताया था आपको. और अगर सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो फ्लक्स कैसा होगा, प्रवेशित. इसलिए हम कहते हैं कि इससे संबद्ध फ्लक्स, इट मे बी पॉजिटिव एंड इट मे बी नेगेटिव. तो प्रवेशित हो सकता है और निर्गत हो सकता है. जो नेट चार्ज है, नेट जो फ्लक्स आएगा आपके पास, वो कैसा आएगा आपके पास में, फाई निर्गत माइनस फाई प्रवेशित. अब देखिए यहां से क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास सिग्मा क्यू की. केस फर्स्ट, इफ सिग्मा क्यू इज इक्वल टू प्लस क्यू, मीन्स क्या हो, धनावेश हो, तो क्या होगा, तो फ्लक्स निर्गत होगा. केस सेकंड, अब हम क्या मान लें कि सिग्मा क्यू की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव. जो नेट आवेश है वो कैसा है, ऋण आवेश. तो फ्लक्स क्या होगा, प्रवेशित होगा. क्योंकि आपको बताया भी था, देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे जाती हैं, बाहर की तरफ, और यही अगर ऋणावेश होता तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे प्रवेश करती हैं. तो अगर धनावेश है तो बाहर निर्गत, बाहर की ओर, और अगर माइनस क्यू है तो प्रवेशित. केस थर्ड, इफ सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0. सिग्मा क्यू मतलब किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है वो कितना है, 0. अब सिग्मा क्यू 0 होने के दो तरीके हमारे पास. पहला हो सकता है बंद पृष्ठ के अंदर
आवेश अनुपस्थित हो, आवेश हो ही नहीं, और दूसरा बंद पृष्ठ में जितना धनावेश है उतना ही क्या हो, ऋणावेश हो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये कोई बंद पृष्ठ है, यहां ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, विद्युत द्विध्रुव हो गया, जितना प्लस क्यू उतना ही माइनस क्यू, तो सिग्मा क्यू बराबर कितना हो गया, क्यू माइनस क्यू, कितना हो गया, 0। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर सिग्मा क्यू का मान 0 है तो फ्लेक्स फाई ईबी कितना होगा, 0। ये पॉसिबिलिटी है यहां से। तो अब हम ड्राइव करेंगे इसको कि कैसे हम कूलाम के नियम से गाउस का नियम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कूलाम नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। देखिए, ये हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण हमें किसी पॉइंट P पर, जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां से और R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है, P। इस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे, क्योंकि हम गाउस का नियम निकालने वाले हैं और गाउस के नियम में बंद पृष्ठ आवश्यक होता है। तो हमने क्या किया, एक ऐसा बंद पृष्ठ माना कि पॉइंट P इस पृष्ठ की सतह पर हो। अब यहां क्या करेंगे, हम एक अल्पांश AB अज्यूम करते हैं, और इस अल्पांश AB का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, ds। इस ds की जो डायरेक्शन है, ये मैंने मान ली इधर है, यहां विद्युत क्षेत्र मान लीजिए इस डायरेक्शन में, एंड लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा। इसको हम इससे मिलाते हैं। ये एक अल्पांश माना हमने AB, और इस अल्पांश को हमने किससे मिला दिया, प्लस क्यू चार्ज। ये सेंटर पॉइंट O पे है मान लीजिए, ये जो OP है दैट इज R। हमें इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कूलाम का नियम लगाएंगे। तो देखिए, चित्र का वर्णन आप कर ही लोगे कि चित्रानुसार प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है। इसके कारण इससे स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, अब यदि प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र अपन ने मान लिया E वेक्टर है, कितना है, E वेक्टर। तो देखिए क्या होगा, E वेक्टर इज इक्वल टू, कूलाम का नियम लगा दें हम, कूलाम के नियम से
ई वेक्टर इज इक्वल टू, ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र। हमें फ्लक्स निकालना है, तो यदि पहले अल्पांश क्षेत्रफल ले लें। यदि अल्पांश क्षेत्रफल कितना है, ds सदिश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स d फाई हो, तो देखिए अगर क्षेत्रफल अल्पांश है तो फ्लक्स भी क्या होगा, अल्प होगा। तो d फाई इज इक्वल टू, ये पढ़ा था हमने इसे पिछले लेक्चर में भी, E डॉट ds। अभी हमें क्या करना है, तो अल्पांश क्षेत्रफल के कारण निकालना है, हमें तो पूरे पृष्ठ के कारण निकालना है। आता है संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई निम्न अनुसार होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी डी फाई से फाई निकालना हो, डी डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालना हो, डी एफ से एफ निकालना हो, डी यू से यू निकालना हो, हमेशा क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। इन दोनों साइड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये डी हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, फाई। देन फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस, बंद पृष्ठ का समाकलन कर दिया हमने, और ई डॉट ds। लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से ई की वैल्यू आ रही थी, इक्वेशन फर्स्ट से ई की ये वैल्यू हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण एक से ई वेक्टर का मान समीकरण दो में रखने पर, यहां ये जो आर कैप है ये ई सदिश की दिशा में एकांक सदिश है, तो यहां से फाई ई की वैल्यू आएगी आपके पास, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस, ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, के क्यू आर स्क्वायर एंड आर कैप डॉट ds। अब यहां देखिए ई की जगह हमने ऐसे कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, ये तो ई की वैल्यू है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और डॉट ds एज इट इज आ रहा है। अब आर कैप क्या है, सदिश है, एकांक सदिश, और ds भी क्या है, क्षेत्रफल सदिश। इन दोनों के बीच में कौन सा गुणा हो रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणा। तो हम क्या करेंगे, यदि या पहले इसको बाहर लेना चाहो तो बाहर ले लीजिए, के और क्यू दोनों क्या है, यहां पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा कहा जाता है बाहर। तो के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ एस एंड 1 अपॉन आर स्क्वायर आर डॉट ds। अदिश गुणा पिछले लेक्चर्स में भी बात की हमने, 11th में भी बहुत पढ़ा है आपने। फाई ई इज इक्वल टू के क्यू एस 1 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों का परिमाण भाई ए डॉट बी आपने पढ़ा होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और साथ में कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा, आर कैप यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश का मतलब ये परिमाण कितने है, एक, तो क्या आ गया, एक। ds सदिश का परिमाण ds और cos थीटा। यहां थीटा क्या है, जहां थीटा ई सदिश और ds सदिश के मध्य कोण है।
अब देखिए आगे, फाई इज इक्वल टू के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ एस 1/r² एंड ds cos थीटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके पास में, इसको लिख सकता हूं मैं, फाई इज इक्वल टू के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ एस ds/r² एंड cos थीटा। ये क्या होता है, ये अल्पांश, इस अल्पांश द्वारा इस पॉइंट O पर ये जो +q आवेश रखा है, यहां अंतरित कोण है, ये क्या है, यहां अंतरित कोण, और इसको हम क्या कहते हैं, डी ओम। क्या कहते हैं, डी ओम। तो यहां ds cos थीटा अपॉन r², अल्पांश क्षेत्रफल ds द्वारा बिंदु O पर अंतरित ठोस कोण है, जिसे हम डी ओम द्वारा दर्शाएंगे। किसके द्वारा दर्शाएंगे, डी ओम द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहां हम क्या लिख देंगे, चूंकि ds cos थीटा अपॉन r² इज इक्वल टू डी ओम, फाई इज इक्वल टू के क्यू एंड डी ओम। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। आप जो कोण होता है वो दो प्रकार के होते हैं, 11th में आपने पढ़े होंगे। एक होता है तलीय कोण, जिसको हम रेडियन में नापते हैं, और एक होता है ठोस कोण, या जिसे हम क्या कहते हैं, घन कोण, और इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। ये आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। तलीय कोण तो जो सिंपल एक तल में बनता है, जैसे ये एंगल बना दिया हमने, ये क्या हो गया आपके पास, तलीय कोण। और ठोस कोण होता है कि जहां आयतन होता है वहां काम में लिया जाता है। इसको आप ऐसे समझिए, देखो गर्मियों का टाइम है, तरबूज सबने खाए हैं, तो तरबूज जब आप खरीदने जाते हो तो कैसे खरीदते हो, ऐसे उठा लाते हो क्या, नहीं, उसे पूछते हो भैया लाल वाला दो, तो वो क्या करता है, एक तरबूज लिया, उस पे ऐसे कट लगाता है। कैसे कट लगाता है, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, और ऐसा पीस निकाल के आपको क्या करता है, देता है और चेक करवाता है। अब उसको तो छोड़ो, आप तरबूज को भूलिए, जैसे ही निकाला यहां से, उसके अंदर एक कोण बन गया। आप चेक कर सकते हो, अभी तरबूज बहुत अवेलेबल है मार्केट में, तो वहां क्या बन गया, एक कोण बन गया, और उस कोण को हम क्या कहते हैं, ठोस कोण, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन से नापते हैं। ये जो टोटल एंगल होता है, एक तो ये एंगल था आपके पास, इसको तो हमने क्या कह दिया, तलीय कोण। और ये जो ठोस कोण होता है, वो पूरा जो कोण होता है उसकी वैल्यू होती है 720। कितनी होती है, 720, 4 पाई। तो यहां से देखिए, फाई इज इक्वल टू के क्यू एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी ओम आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एस डी ओम। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 4 पाई। तो फाई इज इक्वल टू के क्यू एंड 4 पाई। के की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये तो जाना पहचाना लग रहा है, यही तो क्या है, गाउस का नियम। लेकिन वहां सिग्मा और आ रहा था, अब देखिए सिग्मा कैसे आता है। यहां तो एक सिंगल चार्ज है, +2 एक ही आवेश है, तो एक ही आवेश के कारण कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए अब इसमें बहुत सारे आवेश है, यदि बंद पृष्ठ में n आवेश हो तो
तो इन सबके कारण फ्लक्स अलग अलग होगा। φ1 बराबर कितना होगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही φ2 बराबर कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही φ3 कितना हो जाएगा, Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। n है तो φn बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई तो कैसी है, अदिश राशि है, और अदिश राशियों को कैसे जोड़ते हैं, बीजगणितीय योग से। तो टोटल जो आपके पास फाई ई आएगा दैट इज φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, जितने भी चार्ज हैं वहां तक हम इसको जोड़ लेंगे φn। सो फाई इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ रही है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड डॉट 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 Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। φ1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सब में आ रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड डॉट 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 Qn। ये क्या हो गया, आवेशों का चिन्ह सहित योग मींस बीजगणितीय योग। और क्या बन गया आपके पास फाइनली, फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा Q। और यही क्या है, निर्वात के लिए गाउस का नियम। तो ये था आपके पास गाउस का नियम। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कितने आवेश हैं, आवेशों की प्रकृति कैसी है, माध्यम कैसा है, इन गाउस के नियम से संबंधित तथ्य। देखिए फर्स्ट वन, गाउस के नियम में हमने क्या पढ़ा कि गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ, इसका मतलब जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, किससे, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। और इस बंद पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। अब ये गाउसियन पृष्ठ कैसा हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है। सिंपली हम ये दो गोलाकार या बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ही काम में लेते हैं। वैसे किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। और इस गाउसियन पृष्ठ की जो परिकल्पना है, गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना हम कैसे करते हैं, इस प्रकार करते हैं कि गाउसियन पृष्ठ पर या तो ई सदिश एवं डीएस सदिश समांतर हो, अर्थात ई वेक्टर पैरेलल टू डीएस वेक्टर। इसमें क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0। या सेकेंड, ई वेक्टर एवं डीएस वेक्टर परस्पर कैसे हो, लंबवत हो। दैट मीन्स थीटा शुड इक्वल टू 90। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। सेकंड, हमने पढ़ा कि आवेशों का बीजगणितीय योग, है ना। फाई बराबर क्या रहा था आपके पास, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ सिग्मा क्यू। अब ये सिग्मा क्यू क्या है, मान लीजिए ये मैंने पृष्ठ मान लिया, ये पृष्ठ किसी भी प्रकार का हो सकता है, स्वैच्छिक आकृति का हो सकता है। इसके अंदर ये Q1 है, Q2 है, Q3 है,
माइनस Q4 है, माइनस Q5 है, प्लस Q6 है, माइनस Q7 है, ऐसे कितने भी चार्ज हो सकते हैं। तो जो सिग्मा Q होगा वो क्या होगा, चिन्ह सहित योग। चिन्ह सहित योग का मतलब है Q1 पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव था, Q3 पॉजिटिव, Q4 को हम क्या लेंगे, माइनस, Q5 भी क्या है, माइनस, Q6 कैसा है, प्लस, Q7 कैसा है, माइनस। तो ये आपके पास क्या हो गया, सिग्मा Q। इसकी कितनी स्थितियां हो सकती है, 3, अभी बताई थी मैंने। अगर प्लस है तो फ्लक्स निर्गत, अगर माइनस आ रहा है तो फ्लक्स प्रवेशित, और अगर 0 आ रहा है तो कोई फ्लक्स नहीं, फ्लक्स 0 हो जाएगा अगर सिग्मा Q का मान 0 है तो। कई बार क्या करते हैं, यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दिया जाता है आपको, इसमें कहती है कि एक विद्युत द्विध्रुव रखा है और अब आपको फ्लक्स बताना है। तो आपको ध्यान रखना है विद्युत द्विध्रुव के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होगा, सिग्मा Q बराबर 0, क्योंकि जितना प्लस Q उतना ही माइनस Q, तो कितना हो जाएगा, 0। तो अगर विद्युत द्विध्रुव है तो फ्लक्स कितना होगा, 0। नेक्स्ट दिस वन, सेकेंड, थर्ड, अगर इसके बाहर कोई चार्ज रखा है, यहां मान लीजिए दिस वन इज Q1, Q2, Q3 एंड Q4, दिस इज Q5, Q6, और पृष्ठ आपका सिर्फ इसी प्रकार से बंद है। तो इस Q5 और Q6 का इससे संबद्ध फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल आवेश कौन सा काउंट होगा, कौन से आवेश का बीजगणितीय योग होगा, जो आवेश इसके अंदर है, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित है। मैंने पढ़ा भी था परिभाषा के अंदर कि किसी बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आयतन में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का एप्सिलॉन नॉट गुणा होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। नेक्स्ट, इसको हम किससे ड्राइव कर रहे थे, कूलाम नियम से। किससे ड्राइव किया है, कूलाम नियम से। इसका मतलब गाउस का नियम वही लगता है, गाउस का नियम वही लगता है जहां व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता है। जहां किसका पालन होता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का। दूसरा, गाउस का जो नियम है वो निर्वात में भी कार्य कर रहे हैं, और कहां कर रहा है, माध्यम। निर्वात और माध्यम दोनों में क्या करता है, ये कार्य करता है। नेक्स्ट, जो फ्लक्स है आपके पास फाई, फ्लक्स फाई, ये गाउसियन पृष्ठ के आकार, आकृति, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। देखिए मान लीजिए ये आपके पास कोई Q चार्ज है, ये किसी यहां आयत में रखा है, यहां इस प्रकार का अपन ने कोई पृष्ठ मान लिया, या अपन ने कोई पृष्ठ ऐसा मान लिया, या अपन ने कोई ऐसा पृष्ठ मान लिया। ये चाहे जहां रखा हो, इसकी मर्जी, ये चाहे जैसे पृष्ठ पे रखा हो, जो फ्लक्स आएगा आपके पास वो हमेशा सिग्मा Q का मान कितना है यहाँ पे, Q, तो फाई बराबर कितना रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चाहे इस स्थिति में हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो। अच्छा, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, ये तो आकार की बात हो गई, आकार और आकृति की। क्षेत्रफल में पूछ लिया जाता है, इसकी त्रिज्या दुगनी कर दी। आप बताइए, त्रिज्या दुगनी कर दोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स किस पे निर्भर कर रहा है, सिर्फ आवेशों के बीजगणितीय योग पर। तो अगर इसका क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फ्लक्स उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो आकार, आकृति और क्षेत्रफल पर यह निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, बंद पृष्ठ में आवेश की स्थिति पर भी निर्भर
नहीं करता। इसका मतलब अगर मैंने ये चार्ज यहां रखा तो भी उतनी फ्लक्स आएगी, अगर मैंने ये यहां रख दिया तो भी उतना ही आएगा, अगर मैंने इसको उठा के यहां रख दिया तो भी ये उतना ही आता है। मतलब आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट, आवेश की विराम अवस्था अथवा गतिशीलता पर निर्भर नहीं करता है। मीन्स अगर इसमें आवेश विराम अवस्था में है तब भी उतना ही आएगा फ्लक्स, अगर वो गतिशील है तब भी फ्लक्स उतना ही आएगा। नेक्स्ट, आवेश वितरण पर भी निर्भर नहीं करता। आवेश वितरण का मतलब हो गया कि ये हमारे पास कोई गाउसियन पृष्ठ है, ये कैसे भी स्वैच्छिक आकृति के मान सकते हैं हम। यहां Q/4, Q/4, Q/4 एंड Q/4 ऐसे चार्ज रखे हो, चाहे +2Q -Q चार्ज रखा हो, चाहे Q/2 +Q एंड -Q/2 ऐसे चार्ज रखे हो, प्रत्येक स्थिति में फ्लक्स का मान एक समान आएगा। कैसे? Q/4 + Q/4, इन चारों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे तो Q/4 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 कितना आ गया आपके पास Q। ऐसे 2Q + 2Q -Q कितना आ गया Q, प्लस Q/2 -Q/2 कैंसिल, कितना आ गया Q। प्रत्येक स्थिति में आवेश कितना आ रहा है एक समान, तो चाहे वितरण चाहे जैसा हो, मर्जी इनकी चाहे कैसे भी वितरित हो, फ्लक्स उतना ही आएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जब ये आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं कर रहा, आकार आकृति क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं कर रहा, उसकी विराम अवस्था और गतिशीलता पर निर्भर नहीं कर रहा, तो फिर ये निर्भर किस पर कर रहा है? ये देखिए, किस पे निर्भर करता है? ये आवेश के परिमाण पर। आवेश के परिमाण पर, आवेश की प्रकृति पर, और किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर, कि आवेश का परिमाण कितना है, आवेश की प्रकृति कैसी है, वो धनावेशित है या ऋणावेशित है आवेश, और किस माध्यम में रखा है, इस पर क्या होता है, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। सममित वस्तु या सममित पृष्ठ, किसी सममित पृष्ठ में यदि आवेश Q सममिति पर स्थित हो तो इसके आधे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा आपके पास, फाई बराबर 1/2 एंड साथ में कितना आ रहा है एप्सिलॉन नॉट और साथ में Q, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, फाई बराबर 1/ε0 ऑफ सिग्मा Q। यहां पे कितना हो जाएगा Q/2,
सिग्मा क्यू बराबर क्यू बाई, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि n सममित फलक हो तथा आवेश केंद्र पर रखा हो, तो प्रत्येक सतह से या फलक से, सतह या फलक से जो फाई आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, क्यू अप बाई एन, और साथ में एप्सिलॉन नॉट। एक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है घन के लिए, घन के लिए देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए आपके पास कोई घन है और ये यहां इसके सेंटर में कोई चार्ज कितना रखा है, Q। तो अभी हमें क्या क्या निकालना है, देखिए फाई नेट, इससे संबंध जो कुल फ्लैक्स होगा वो तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या क्या होती है, फलक, शीर्ष, तो देखिए अगर किसी फलक मतलब सतह से हमें निकालना है तो सतह कितनी होती है घनाभ में, घन या घनाभ में, यहां पे हम सममिति पे है तो घन की बात कर रहे हैं, घन में कितनी सतह होती है, 6, तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे अगर हमें शीर्ष से निकालना हो तो फाई शीर्ष, शीर्ष कितने होते हैं इसमें, 8, तो कितना हो जाएगा आपके पास, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको कोर से निकालना हो, कितनी कोर होगी इसमें, 12, तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम गाउस का नियम एवं उससे संबंधित तथ्यों का आज हमने अध्ययन किया। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ किस पर कंसंट्रेट करना है, सिग्मा क्यू पर। इससे अगर पृष्ठ से बाहर कोई आवेश आ रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंदर आवेश का वितरण चाहे जैसा हो, अंदर आवेश स्थिर हो या गतिशील हो, उनका जो पृष्ठ आपने माना है उसकी आकृति, आकार, क्षेत्रफल ये कैसा भी हो, बस वो आवेश उसके क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। इस पर ये निर्भर करता है, माध्यम कैसा है उस पर निर्भर करता है। अगर सम्मति पे है तो हाफ हाफ कर लेंगे, आधे पृष्ठ से तो हाफ हाफ कर लेंगे, 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर उसमें n सममित फलक है, जैसे यहाँ पे 6 आ रहे थे तो Q अपॉन n एप्सिलॉन नॉट, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 6। तो अगर इस पूरे घनाभ से देखेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक सतह से देखेंगे टोटल सतह कितनी है, 6 का भाग दे देंगे, शीर्ष कितने 8 का भाग दे देंगे, कोर कितने 12, तो क्या करेंगे हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।